Hello, my dear students, क्लास नाइन्थ हिस्ट्री। तो क्लास नाइन्थ में हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, पॉइंट 1.3 मंदी के साल, द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के साल, ये वो वर्ष थे जब जर्मनी में डिप्रेशन का समय आया। 1924 से लेकर 1928 तक जर्मनी में कुछ समय तक थोड़ा सा टाइम स्थिर बना रहा, वहीं का वहीं स्थिर हो गया, स्टेबिलिटी आ गई। येट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड। लेकिन अब ये कहने का मतलब ये स्पष्ट होता है कि ये जो स्थिरता थी ना, वो ये समझ लो कि आप रेत का एक ढेर बना दें। जब आप रेत का ढेर बनाते हैं और उस पर आप ऊपर कोई चीज़ रख दें और नीचे से रेत को हटाना शुरू करें, तो जैसे ही आप नीचे से रेत हटाएंगे ना, तो ऊपर की जो रेत होती है वो धीरे धीरे खिसक कर नीचे आने लगती है और ऊपर रखी हुई वस्तु लुढ़क कर नीचे आ जाती है। सेम वही स्थिति थी जर्मनी की। रेत के ढेर पर खड़ी थी ये स्थिरता। जर्मन जो इन्वेस्टमेंट था, जो इंडस्ट्रियल रिकवरी थी, वो टोटली डिपेंडेंट थी शॉर्ट टर्म लोन्स को लेकर। छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए अमेरिका से जो लिया गया कर्ज था उस पर ये आश्रित थी। शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम यूएसए। This support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929। 1929 में शेयर बाजार, जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, शेयर बाजार कहते हैं, वो क्या हो गया? धराशायी हो गया। आप में से बहुत सारे शेयर बाजार के बारे में नहीं जानते होंगे, परंतु शेयर जो बाजार होता है उसी से हमारी अर्थव्यवस्था जो होती है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था उसी से चलती है। किस तरीके के शेयर बाजार है, क्या उसमें किस तरीके से चल रही है, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। तो जर्मनी को जो मिल रही ये मदद थी ना, ये एकदम से रातों रात बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया। जो प्राइसेस थे वो एकदम गिरने लगे, नीचे गिरने लगे, कीमतों में गिरावट आने लगी। तो क्या होने लगा? जब कीमत कम होने लगी ना, अब भैया आपका जो शेयर है वो 1 लाख रुपए का है, मान लिया आपने। अब उसकी गिरावट आना शुरू हुई तो 1 लाख वाली चीज आज तो 1 लाख थी, लेकिन कल हो गई वो 90,000। आपने सोचा कोई नहीं, ये तो उतार चढ़ाव होता ही रहता है, बढ़ भी जाएगा, नहीं बेचते हैं इन्हें। लेकिन अगले दिन फिर क्या हुआ? 90 के 80 हो गए। अब डर लगने लगा थोड़ा थोड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि और नीचे हो जाए, हमारे शेयर बेकार हो जाएं। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने बेचना शुरू कर दिया शेयर। जिन्होंने नहीं बेचे उनके शेयर और नीचे आ गए। 70,000, 60,000, 50,000, 20,000 नीचे आते गए। 24 अक्टूबर वाले दिन तक, केवल एक दिन में, आप समझ रहे हैं, एक दिन के अंदर, यानी मैंने पहले दिन की बात की है, यानी एक दिन के अंदर कितने शेयर बिक गए? 1.3 करोड़ शेयर क्या कर दिए गए? बेच दिए गए। अब आप समझ लीजिए, इसे हम कहते हैं आर्थिक महामंदी। 24 अक्टूबर को सिंगल डे में 13 मिलियन शेयर्स सोल्ड, एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये है आर्थिक महामंदी। इसकी शुरुआत हुई 1929 से लेकर 1932 के अगले 3 सालों में अमेरिका की जो आय थी ना, जो इनकम थी, वो कितनी हो गई? सिर्फ 50% रह गई। यानी एक ऐसा देश जो बहुत आगे तरक्की कर रहा था, अच्छा खासा सब कुछ कर रहा था, उसकी आय कितनी रह गई? मात्र 50%। फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता चला गया, किसानों की हालत खराब होने लगी, सट्टे बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे लोग, वहाँ अब नहीं लगा रहे थे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जो ये मंदी आई, इसका असर दुनिया भर में महसूस किया गया।
factories shut down, exports fell, farmers were badly hit, speculators withdrew their money from the market. The German economy was the burst. अब जर्मन इकोनॉमी की बात करते हैं हम। जर्मन इकोनॉमी क्या हुआ, एकदम ऐसी कगार पे आके खड़ी हो गई जहाँ पे सबसे बुरा प्रभाव पड़ा उनकी अर्थव्यवस्था पर। टोटली वर्स्ट हिट बाई इकोनॉमिक क्राइसिस। बाई 1932 और 1932 में जर्मनी का जो उद्योगों का उत्पादन था, औद्योगिक उत्पादन जिसको हम कहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं, वॉज reduced टू 40% ऑफ द 1929 लेवल। यानी 1929 के मुकाबले 1932 में आते आते ये जो था ये कितना रह गया, मात्र 40% रह गया। अब इतना ही काम रह गया 40%, 100% की जगह मात्र 40% रह गया। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे, या क्या होता जा रहा था, या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई थी। जर्मन की सड़कें थी, उनमें ऐसे लोग दिखाई देते थे लगातार वहाँ खड़े हुए। 6 million on the streets of Germany you could see men with placards around their necks। अपने गले में एक पट्टी टांग लेते थे, एक तख्ती टांग लेते थे, और उसमें क्या लिखवा देते थे, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। समझ गए? विलिंग टू डू एनी वर्क, कुछ भी काम मुझसे करा लो। Unemployed youths played cards or simply sat at street corners or desperately queued up at the local employment exchange as jobs disappeared। नौजवान जो थे ना, बेरोजगार नौजवान ताश खेलते रहते थे। नुक्कड़ गली के जो छोर होता है, उस जगह पर झुंड लगाए बैठे रहते थे। दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतारें होती थीं, लोग खड़े रहते थे। जैसे जैसे रोजगार कम होते जा रहे थे, वैसे वैसे जो युवा वर्ग था वो क्या होता जा रहा था, आपराधिक जो गतिविधियां होती हैं उसकी तरफ मुड़ता जा रहा था। उनकी परेशानियां कम नहीं हो रही थी। मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा था, चारों तरफ हताशा थी, बेचैनी था, डर था। ये सब चीजें थी उस समय। अगर हम देखें तो इकोनॉमिक क्राइसिस ने डीप एंग्जाइटीज पैदा की लोगों के अंदर, फियर पैदा हुआ। मिडिल क्लास लोग बहुत मुश्किल में पड़ गए। स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड रिटेलर्स सफर्ड। बिजनेसमैन गॉट ruined देयर बिजनेसेस। उनके बिजनेस ख़त्म होते चले जा रहे थे। छोटे छोटे व्यवसायियों के, जिनके खुद के रोजगार थे, उनकी भी हालत ख़राब होती जा रही थी। तो समाज के इन तबकों से, तबके समझते हैं, तबके मतलब ये सब लोग है ना, व्यवसायी, काम करने वाले, खुदरा व्यापारी, कर्मचारी, पेंशनधारी, ये सब है ना, तबका है, इसको तबका बोलते हैं हम। तो ये क्या होता रह जाता, सेक्शंस बोलते हैं, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ, क्या, विद द फियर ऑफ किसके, प्रोलेटेरियनाइजेशन। प्रोलेटेरियनाइजेशन इट मीन्स सर्वहाराकरण। ये होता जा रहा था, भय सताता जा रहा था। उन्हें क्या डर था कि अगर यही सब कुछ चलता रहा तो क्या होगा, एक दिन क्या होगा, एक दिन वो आएगा कि हमारे के लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। उन्हें डर था ऐसा ही होता रहा तो एक दिन मजदूर बन के रह जाएंगे, या हो सकता है उनके पास कोई रोजगार ही ना रहे, उनके पास काम ही ना रहे। लेकिन कुछ ऐसे मजदूर थे जो संगठित मजदूर थे, जिनकी अब तक हिम्मत नहीं टूटी थी, है ना, ऐसे भी लोग थे। ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ऑर्गेनाइज समझते हैं ना, सरकारी मशीनरी तंत्र में लगे हुए लोग होते हैं, हाँ, वो मजदूर। लेकिन बेरोजगारों की फौज जो थी ना, बढ़ती फौज, उनकी मूल भाव की क्षमता को चोट पहुंचा रही थी। 10 मजदूर खड़े हों कहीं काम करने वाले, आपको एक मजदूर चाहिए, और आप जाते हैं वहाँ मजदूरी के लिए, और उनमें से 10 मजदूर ऐसे हों कि जिनको पिछले 15 दिन से कोई काम ना मिला हो, तो आप जब उनके पास जाएंगे तो आप एक मजदूर लेंगे और वो बोलेगा आपको साहब मैं तो 400 रुपये लूँगा आज के दिन भर के। तो हो सकता है कि उन्हीं 10 मजदूरों में से कोई एक मजदूर ऐसा हो जिसको बहुत दिनों से कुछ भी खाने को ना मिला हो, और वो आपसे ये कह दे कि भाई साहब
बाबूजी मैं तो आपके लिए 300 रुपये में काम करने के तैयार हूँ, आप मुझे ले चलो। तो आप किस व्यक्ति को ले जाएंगे, 400 वाले को या 300 वाले को? सोच लीजिए। तो ये है परेशानी। बड़े व्यवसाय में संकट था, किसानों का एक बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की जो कीमतें थी ना, उसकी जो गिरावट हो रही थी, उनसे परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था, अंधकार जीवन था उनका। बच्चों का पेट भरने के लिए औरतें जो थीं उनके पास कुछ भी नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट था सब जगह पर, डिसअपेयरिंग डीप, वुमेन्स अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टमक्स। नहीं, पेट भरने के लिए कुछ नहीं था उनके पास। पॉलिटिकली टू द वीमर रिपब्लिक वॉज फ्रेगाइल। और जो वीमर रिपब्लिक थी वो तो बिल्कुल ही परेशान, ऐसे दौर से गुजर रही थी जब वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो ये भी एक परेशानी थी उनकी। वाइमर संविधान में, उसके वाइमर्स के जो संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें कुछ सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे, कमियां थी। इनमें एक कमी थी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की। अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी सबका बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, है ना। औरतों का और पुरुषों का दोनों का बराबर होना चाहिए। अनस्टेबल था, वल्नरेबल था। वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू अ रूल बाय कोalitions। एक कमी थी यही। तो इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। तो क्या हुआ, हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, समझा देता हूँ आपको। जब किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिले ना, तो 3 या 4 पार्टियां मिलकर अपनी सरकार बनाती हैं। ऐसी सरकार को हम कहते हैं गठबंधन सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ें हुआ करती थी, हर बार इसी तरह हो रहा था। दूसरी एक और समस्या थी, अनुच्छेद 48 था उनका, अनुच्छेद 48, आर्टिकल नंबर 48। इसमें क्या था, विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर्स टू इम्पोज इमरजेंसी। प्रेसिडेंट के पास पावर थी, राष्ट्रपति के पास पावर थी, क्या करने की, आपातकाल लागू करने की। कभी भी कोई समस्या आ जाती इसके अंदर, तुरंत आपातकाल लगा दिया जाता था। नागरिक के अधिकार उनसे छीन लिए जाते थे। शासन चलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास आ जाता था। अपने छोटे से जीमल काल में, इस समय में वाइमर जो गणराज्य था, उसका जो शासन था वो 20 मंत्रिमंडल के हाथों में रहा। 20 मंत्रिमंडल। और उनकी औसत अवधि कितने समय तक उन्होंने शासन किया, 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही किसी की भी औसत अवधि। यानी 20 बार मंत्रिमंडल बदले और कोई भी मंत्रिमंडल 239 दिन से ज़्यादा शासन नहीं कर पाया। यानी इतना औसत लगाते हैं, एवरेज है ये। तो ऐसे समय में अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया जाता था। 20 डिफरेंट कैबिनेट्स lasting on average 239 days, a liberal use of article 48, yet the crisis could not be managed। लेकिन फिर भी मैनेज नहीं किए गए क्राइसिस को मैनेज नहीं किया गया। ये संकट दूर नहीं हो पाया, ये परेशानी दूर नहीं हो पाई। लोकतंत्रीय संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि अब कोई समाधान नहीं है, हमारे लिए कोई समाधान निकल ही नहीं सकता, कोई समस्या की खोज नहीं हो सकती। अब क्या करें, कैसे परेशानी हो दूर, ये परेशानी उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। विच सीम्ड टू ऑफर नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था। और ऐसे समय हुआ इस व्यक्ति का जिसके बारे में ये चैप्टर है, और उस व्यक्ति का नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर नाम ही थोड़ा लगता है अजीब सा, है हिटलर। हिटलर क्या, जो सब पर अपनी धौंस जमाए, हिटलर। तो एडोल्फ हिटलर, हिटलर का उदय, राइज टू पावर। दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर राइज टू पावर। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज, इस समय जो संकट गहराता जा रहा था, उस समय में, ऐसे संकट में, ऐसे समय में एक व्यक्ति का उदय हुआ, और उस व्यक्ति का नाम था हिटलर।
और उसने सत्ता में पहुंचने का रास्ता उसके लिए बिल्कुल साफ हो गया। इसका जन्म हुआ था 1889 में। ऑस्ट्रिया देश है, वहाँ पे इसका जीवन गुजरा। इसकी युवा अवस्था बहुत गरीबी में गुजरी थी, रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं था। इसीलिए इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसकी शुरुआत में उसने अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था, जो आर्मी की भर्ती होती है उसके लिए लिखवा दिया था। Then when the first world war broke out, he enrolled for the army and acted as a messenger in the front। और उसने क्या काम किया वहाँ पर भर्ती के बाद? उसने यानी जो अग्रिम मोर्चा होता है, अग्रिम मोर्चा माने आगे जहाँ पर बिल्कुल लड़ाई हो रही होती है, फ्रंट में, है ना, वहाँ पर किसका काम किया उसने? संदेशवाहक का काम किया। संदेशवाहक कौन होता है? जो आगे जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो गोली चला रहे होते हैं, उनकी खबरों को पीछे वालों के पास पहुँचाना, या कोई परेशानी हो जाती है तो उसको हल करना, किसी को कोई सामान चाहिए तो उसे वहाँ पहुँचाना। तो संदेशवाहक का काम किया। बाद में उसे कॉर्पोरल बना दिया गया। एंड अर्नड मेडल्स फॉर ब्रेवरी। और फिर क्या हुआ? उसने बहादुरी के लिए उसे कुछ मेडल्स भी मिले। पर जर्मन सेना की पराजय हो गई थी, हार गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन सेना। जब जर्मन सेना हार गई तो इस पराजय ने तो उसे बिल्कुल हिला दिया था, अंदर से परेशान कर दिया था। लेकिन वर्साई की संधि ने उसे आग बबूला कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हारने के बाद जर्मनी पर मित्र सेनाओं ने मिलकर एक संधि थोप दी। इस संधि को वर्साई की संधि कहते हैं। और इस संधि में जर्मनी से बहुत कुछ ले लिया गया। इस चीज़ ने, इन बातों ने हिटलर को तोड़ के रख दिया था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। उसने इस पार्टी की सदस्यता ली, जर्मन वर्कर्स पार्टी की। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। He joined a small group called the German Workers' Party and he subsequently took over the organization and renamed it। और उसका एक और नाम रख दिया उसने, दोबारा से उसका नाम रखा सही तरीके से, द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, यानी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। और इसी पार्टी को बाद में नात्सी पार्टी यानी नाजी पार्टी के नाम से जाना गया है। 1923 में हिटलर ने बवेरिया नामक एक जगह है वहां पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के लिए बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बनाई। तो वहां वो चल पड़ा। ही प्लान्ड टू सीज कंट्रोल ऑफ बवेरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। ही फेल्ड, कर नहीं पाया लेकिन ऐसा। एंड वॉज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रेजन। अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया गया। एंड लेटर रिलीज्ड। देशद्रोह का मुकदमा चला लेकिन कुछ समय के बाद उसे रिहा कर दिया गया। नात्सी जो राजनीतिक खेमा था 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। 1930 तक इस नात्सी जो ये पार्टी थी इसने किसी को भी आकर्षित नहीं किया अपनी तरफ। लेकिन जैसे ही वो महामंदी वाला टाइम आया ना, जब कीमतें बढ़ रही थी, ऐसा समय आया, तो उस महामंदी के दौरान नात्सीवाद ने क्या किया? एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। – 1929 के बाद बैंक जब दिवालिया हो गए थे, काम धंधे बंद हो गए थे, तो मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, मध्य वर्ग के जो लोग थे लाचारी और भुखमरी से का डर सता रहा था। तो ऐसे समय में नाजियों ने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया, स्टेयर्ड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर, कि आपको एक अच्छा बेहतर भविष्य मिलेगा। उन्होंने ऐसी बात कही। तो जब हम लोगों में जो लोग बिल्कुल डरे हुए हों, सताए हुए हों, जो लोग एकदम से दबे हुए हों, कुचले हुए हों, उन्हें हम अगर एक सपना दिखाते ना आने वाले अच्छे भविष्य का, तो वो लोग उनकी तरफ मुड़ते चले जाते हैं। 1929 में जो नात्सी पार्टी थी उसको जर्मन का जो संसद है, जिसे राइक्सटैग कहते हैं हम, जर्मनी संसद का नाम है ये, क्या? राइक्सटैग।
है ना, REICHSTAG, राइक्सटैग। तो द जर्मन पार्लियामेंट बाय 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट्स। तो राइक्सटैग के अंदर 1929 में पार्टी को जो है क्या हुआ, अलग से, ये देख रहे हैं आप, न्यूरेमबर्ग में पार्टी कांग्रेस में हिटलर का स्वागत किया गया 1938 के अंदर। और ये तरीका था, हिटलर ने लोगों के अंदर जोश भर रखा था। हाथ को देख रहे हैं आप कैसे ऊपर उठाए हुए हैं लोग, इसी तरीके से सब उसका सामना करते थे। जैसे ही वो स्टेज पर आता था और वो अपना हाथ जैसे ही इस तरीके से उठाता था, लाखों लोगों की भीड़ इसी तरीके से उसका स्वागत करती थी। ये शुरुआत थी, ये थी वो भीड़, आप देख रहे हैं। शायद गिनती करना मुश्किल हो जाए, आगे से लेकर पीछे तक लाखों लोगों की भीड़ इस पूरे घमासान दिखाई देता था। स्वास्तिक का निशान उसके झंडे का लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मजबूर करता था। और जब ये चुनाव हुए 1929 में, उस समय तो मात्र उसे 2.6% वोट मिले थे, लेकिन 1932 में जब आते आते ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 1932 में कितने परसेंट वोट मिले, 37% वोट मिले, और वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। हिटलर एक ज़बरदस्त वक्ता था, बहुत बढ़िया बोलने वाला, उसका जोश, मैंने बताया ना, आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आएगा ना, जिस तरीके से बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, आपने देखे ना कैसे बात करते हैं, तो बस श्री नरेंद्र मोदी जी लोगों के अंदर ज़बरदस्त आकर्षण पैदा करते हैं, जोश पैदा करते हैं, एक अच्छे वक्ता हैं, बिल्कुल वही जोश, उससे किस तरीके के शब्दों में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, वो जोश, उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। He was a powerful speaker. His passion and his words moved people. He promised to build a strong nation. उसने लोगों से प्रॉमिस किया कि एक ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करूंगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ, एंड अंडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्साई, और वर्साई में जो संधि हुई, जो नाइंसाफ़ी हुई हम सब लोगों के साथ, उस नाइंसाफ़ी का पूरा प्रतिशोध लूंगा, जर्मन समाज को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा दिलाऊंगा, आश्वासन देता हूं मैं आपको ये। और इस तरीके का आश्वासन दिया उसने। He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. मुंह तोड़ जवाब दूंगा, वादा करता हूं आपसे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य मिलेगा, आश्वासन देता हूं मैं आपको कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराऊंगा और तमाम विदेशी जितनी भी साजिशें हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। जब ऐसी बातें कही जाती थी ना, तो लोगों का खून खौल उठता था, वो आगे चलने के लिए राजी हो जाते थे, हिटलर के साथ खड़े होने को राजी हो जाते थे। जर्मनी वालों ने बहुत बुरा समय देखा था और उन्हें लगता था अब इससे बुरा समय हमारे लिए क्या आएगा, अब तो मरने के भी दिन आ गए, रोटी नहीं मिल रही सही ढंग से, तो क्या करना है, कुछ अच्छा करना है। जब हिटलर ऐसी बातें बोलता था तो लोग उसके साथ खड़े हो जाते थे कि चलो देखते हैं, हो सकता है कुछ नया हो जाए, हो सकता है ये हमारे लिए कुछ नया कर दे। और लोगों की भीड़, जब लोग एक दूसरे के साथ मिलते थे वहाँ पर और बातें करते थे इस प्रकार की, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़बरदस्त प्रभाव पैदा होता था। उसकी पार्टी, उसकी फौज, उसका ये एक चित्र है यहाँ पर, किस तरीके से होते थे सारी चीज़ें। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली बनाई थी, वह लोगों को ना गोलबंद करता था। गोलबंद करने का मतलब उन्हें इकट्ठा करना, और वो क्या करता था, उसे लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर करता था, प्रदर्शन करता था, अच्छे से अच्छे प्रदर्शन करता था, बढ़िया प्रदर्शन। devised a new style of politics. He understood the significance of rituals and spectacle in mass mobilization. लोगों को इकट्ठा करना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि लोग वहाँ आएं और आपकी बातों को सुने।
भारी समर्थन होना चाहिए, लोगों के अंदर परस्पर एकता दिखाई देनी चाहिए, उनके अंदर भाव पैदा होना चाहिए। इसीलिए नाज़ी लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित करना शुरू किया। Public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people. The red banners with the swastik, मैंने बताया ना, लाल जो है ना उनका झंडा होता था और उस पर बीच में स्वास्तिक का निशान। द नाजी सैल्यूट करने का जो तरीका था उसका, मैंने बताया ना, हाथ आगे करके करते थे। एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ एप्लॉज, ताली बजाने का एक तरीका था। इस तरीके ने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। स्वास्तिक चिन्ह, लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट, भाषणों का एक खास अंदाज, तालियों की एक अलग प्रकार की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें ना शक्ति का प्रदर्शन करती थी, उसका एक हिस्सा सी। नाज़ियों ने अपने इस प्रदर्शन के लिए ना हिटलर को एक मसीहा बना दिया, एक रक्षक बना दिया, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश कर दिया कि हिटलर एज अ मसीहा, अ सेवियर, एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, कि लोगों को कौन निकाल सकता है, उनके अगर आम जनता को अगर तबाही से कोई बचा सकता है, कोई निकाल सकता है, तो वो कौन है? सिर्फ हिटलर है और कोई नहीं। एक ऐसे समाज को ये छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर होता चला जा रहा था और जो भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रही थी। People whose sense of dignity and pride that had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis, जो इकोनॉमिक और आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, अब उसे क्या करना है? उसे तो अच्छा मिल जाए तो और बढ़िया, और ना मिले तो कोई बात नहीं, जैसा भी था गुजर तो रहा ही था। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छी तरह समझा होगा, एक एक बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन यानी लोकतंत्र का ध्वंस। इन सब बातों के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। सो गाइस, स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।